तो हम सीधे सीधे समझते हैं कि 2014 से लेकर 2025 तक बीजेपी के पास किस साल में कितने पैसे आए। तो 2014 और 15 में 923 करोड़ रुपए, 2015 और 16 में 399 करोड़ रुपए, 2018 और 19 में 792 करोड़ रुपए, 2019 और 20 में 1352 करोड़ रुपए, 2023 और 24 में 1754 करोड़ रुपए, 2024 और 25 में 3535 करोड़ रुपए, 2024 और 25 में 3335 करोड़ रुपए। ये ग्रोथ नहीं है, ये एक डोमिनेंस का खेल है। देखिए, अगर हम इसको लेफ्ट थिंकिंग से सोचते हैं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक क्लास डिवाइड की बात करता है। अब सोचिए कि जो पार्टियां वर्किंग क्लास और यूनियन से फंडिंग लेती हैं तो वो कैसे सर्वाइव कर सकती हैं, वो कैसे इतनी बड़ी जाइंट पार्टी से compete कर सकती हैं। वो एक पार्टी जिसके पास कारपोरेट इंडिया का पूरा फुल सपोर्ट हो, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको फंडिंग करती हों, बड़े बड़े लोग उनको फंडिंग करते हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको फंडिंग करते हों। सोचिए कि जब आप मीडिया स्पेस को ही खरीद लेंगे तो मीडिया किसके बारे में बात करेगी? मीडिया सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करेगी। आपने जो डिसीजन लिया है उसको सही करेगी, उसको सही कहेगी, उसको जस्टिफाई करेगी, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगी। या देश में जो भी मुद्दे हैं उस पर कभी बात नहीं करेगी। वो सिर्फ वही बात करेगी जो उस पार्टी के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको इस वाले मुद्दे पे बात करनी है। वो मीडिया कभी अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बात करेगी, वो कभी किसान की बात नहीं करेगी, वो कभी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी या बेरोजगारी के बारे में कभी भी नहीं बात करेगी। और इन्हीं के पीछे ये सारी प्रॉब्लम दब के रह जाती हैं। और उसको दबाने वाला कौन है? मीडिया। आपको याद है इलेक्टोरल बॉन्ड की स्टोरी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन कहा था। लेकिन जब तक ये डिसीजन लिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब तक सभी पार्टियों के बैंक बैलेंस हजारों करोड़ रुपए से भर चुके थे। तो आखिर में कुछ ऐसे सवाल जो हमको पूछने चाहिए, इवन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछने चाहिए। हमें जो इलेक्शन हो रहा है उस पर कोई एक कैप नहीं लगाना चाहिए कि हर एक पार्टी को एक लिमिट में ही खर्च करना है। दूसरा, क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया है? तीसरा, क्या कोई पब्लिक या क्राउड फंडिंग के द्वारा पैसे इकट्ठे नहीं किए जाने चाहिए? चौथा, क्या मीडिया पे कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं होना चाहिए जिससे एक लिमिट तय हो जाए, एक एक्स अमाउंट तय हो जाए कि एक साल के अंदर मीडिया एडवर्टीजमेंट के नाम पे इतने ही पैसे ले सकती है? और इसीलिए आप देखेंगे कि इस देश में कोई भी मीडिया हाउस है वो सरकार से सवाल नहीं पूछती है, बल्कि सरकार के द्वारा लिए गए हर डिसीजन को जस्टिफाई करती है। और यहाँ पर आती है असली बात। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब किसी पार्टी के पास इतना सारा पैसा आ जाए जो पूरे मीडिया हाउस को ही खरीद सकती है, तो बाकियों के लिए बचता ही क्या है? आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि बीजेपी के पास कई हजारों करोड़ रुपए हैं, उनके अपोजिशन में जितने भी पार्टियां खड़ी हुई हैं उनके पास कुछ 100 करोड़ रुपए हैं। तो सिंपल सी बात है, वो सारे मीडिया हाउस उधर ही जाएंगी और उनकी ही तारीफ करेंगी जिनसे उनको बहुत बड़े अमाउंट में पैसा मिल रहा हो। हम बीजेपी के खर्चे और अन्य पार्टियों के खर्चों की बात करते हैं तो जितना इस देश में सब पार्टियां मिला के खर्चा करती हैं उतना बीजेपी का एक महीने का खर्चा है। और इसी को हम मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली बेसिकली वो होता है जब एक ही आदमी या एक ही कंपनी या एक ही पार्टी पूरे मार्केट को डोमिनेट करती हो और वो सारा कुछ डिसीजन अपने हिसाब से लेती हो और अपने हिसाब से नियम कानून बनाती हो। तो वोटर के पास तो चॉइस तो होती है कि वो किसी को भी वोट कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मीडिया हाउस जो है, ये प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा चीज़ें उनको परोस दी जाती हैं कि यही पार्टी सही है और यही इन्हीं पार्टी को वोट देना है। बेसिकली ये काम करता है, साइकोलॉजी में एक टर्म है रिकॉल, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ बार बार डाल दी जाती है तो आप उसी चीज़ को सही समझने लगते हैं। और बीजेपी इसी फंडे पे काम करती है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना पैसा आया कहाँ से? टोटल जो इनकम थी वो थी 6,769 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 56% ज़्यादा थी इस साल। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो था वो 6,125 करोड़ रुपए था, जबकि डोनेशन में 54% की बढ़त देखी गई है इस साल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा पैसा आया था वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया था, जो इनकी टोटल कमाई का 61% था। इसमें बड़े बड़े मीडिया हाउस, कॉरपोरेट हाउस, बिग बिजनेसेस ने इनको पैसे दिए थे, लेकिन उनके नाम को गुप्त रखा गया, वो कभी पब्लिक नहीं किए गए। अब बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो,
क्या इन सभी पैसों को पब्लिक के सामने नहीं रखना चाहिए? किसके पास कहाँ से किसके द्वारा कितने पैसे आ रहे हैं? जबकि सारी पार्टियां इस बात को गुप्त ही रखती हैं कि वो पब्लिक में ना आए। मार्च 2025 तक बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए थे। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि किसके पास कितनी पावर है, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतनी ही ज़्यादा पावर और उसका उतना ही बड़ा वोट बैंक। क्योंकि आजकल वोट बैंक या वोटर पैसों से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। क्योंकि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने बिहार चुनाव में देखा होगा, जहां 10-10 हज़ार रुपए बांटकर वोट को खरीदे गए थे। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है बीजेपी का असली गेम, जो मदद करता है उनके वोट बैंक को बनाने में, उनकी कमियों को छिपाने में, उनकी अच्छाइयों को दिखाने में और सबसे बड़ी चीज़ हिंदू मुस्लिम दंगे को करवाने में, जिससे लोग जो है वो शिक्षा रोजगार पे बात ना कर सकें, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और वोट बैंक की बात कर सकें, वोट बैंक की बात करें। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब भी आप टीवी खोलोगे तो सबसे पहले आपको बीजेपी का ऐड दिखता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहला जो आपके पास पोस्ट आएगा वो बीजेपी का आएगा। न्यूज़पेपर खोलोगे तो पहले पेपर से लेके आखिरी पेपर तक कोई भी ऐसा पेज नहीं होगा जिसमें बीजेपी का ऐड नहीं छपा होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ें फ्री में तो आती नहीं है, इसके लिए बीजेपी पैसा पे करती होगी। तो बीजेपी इसके लिए कितना पैसा पे करती है? तो बीजेपी इसके लिए जो पे करती है वो है 1125 करोड़ रुपए। अब बताइए कौन सा ऐसा मीडिया हाउस है जो अपने क्लाइंट को ऐसे ही छोड़ देगा, जिससे 1125 करोड़ रुपए उसको मिल रहा है? तो इसके पीछे का रीजन यही है, जो गोदी मीडिया आपको दिखती है चाटुकारिता करते हुए, एक पार्टिकुलर पार्टी की बड़ाई करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए और उसकी कमियों को छिपाते हुए। और सबसे बड़ा रीजन वही 1125 करोड़ रुपए है। तो कोई भी अपने एक क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहेगा जिससे वो 1125 करोड़ रुपए कमा रहा हो।